नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गुनाह के आज के एपिसोड में एक बार फिर हम आपके आसपास घटी हुई उन घटनाओं को लेकर आए हैं जो हमें सावधान और सतर्क करने के लिए जरूरी है, क्योंकि गुनहगार की कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी भी शक्ल और सूरत में हमारे आसपास हो सकता है। गुनाह की यह वारदात बेंगलोर शहर से है। महीने भर से वो एआई से पूछता रहा, करीब 6 महीने हो गए वो एआई से एक सवाल पूछ रहा था और फिर एक रात में पूरे परिवार का उसने कर दिया खात्मा। यह बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर की खौफनाक कहानी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक ऐसी तकनीक जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। कोई इससे पढ़ाई करता है, कोई नौकरी का काम आसान बंद करने के लिए करता है, तो कोई नई नई चीजें इससे सीखता है। लेकिन अगर यही तकनीक किसी अपराधी के हाथ लग जाए तो जानते क्या हो सकता है? बेंगलुरु के ट्रिपल मर्डर केस ने पूरे देश को यही सोचने पर मजबूर कर दिया। 22 जून की रात बेंगलुरु के केकेआर पुरम इलाके में सीगे हल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगली सुबह जब फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर के 3 सदस्य, 22 साल की सोम सुंदर, उनकी 48 साल की पत्नी मुथु लक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया खून से लथपथ मिले। तीनों मर चुके थे। तीनों के शरीर पर चाकू के कई वार थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ सिर्फ खून के निशान दिखाई दे रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में यह समझना मुश्किल था कि इतनी बड़ी वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी शक परिवार के सबसे करीबी लोगों पर जाकर रुक गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मृतक दंपत्ति की बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिव इन पार्टनर कैनेथ को पांडुचेरी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों वारदात के बाद फरार होकर वहीं छुपे थे। पुलिस पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे इस हत्याकांड की परतें खुलने लगी। पूछताछ में जो बात सामने आई उन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी कैथेन ने कथित तौर पर पिछले करीब 6 महीने तक एक एआई चैट बॉक्स से लगातार बातचीत की और उसी से हत्या की योजना बनाई। बताया गया कि उसने एआई से कई तरह के सवाल पूछे। कथित तौर पर उसने यह जानने की कोशिश की कि हत्या कैसे की जाए, सबूत कैसे मिटाई जाए, खून के धब्बों को साफ कैसे किया जाए और क्लाउड किचन में इस्तेमाल होने वाली भट्ठी में शवों को कैसे जलाया जाए। पुलिस ने जांच के दौरान संबंधित एआई कंपनी से आरोपी और चैट बॉक्स के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी मांगा। वहीं से जांच को अहम सुराग मिलने शुरू हो गए। पुलिस की जांच के मुताबिक इस ट्रिपल मर्डर में सबसे बड़ी वजह पैसों का विवाद और परिवार के भीतर लंबे समय से चला आ रहा तनाव था। श्वेता ने अपनी मां मुथु लक्ष्मी से अपने लिव इन पार्टनर कैनेथ के क्लाउड किचन बिजनेस के लिए करीब 50 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन बिजनेस उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। पैसा खत्म हो गया और उसे लौटाने का दबाव लगातार बढ़ने लगा और इसी बीच परिवार में रिश्ते खराब होते चले गए। और जांच में यह बात सामने आई कि श्वेता अपनी मां के सख्त और नियंत्रित करने वाले व्यवहार से भी परेशान रहती थी। पुलिस का कहना है कि यही आर्थिक दबाव धीरे धीरे तनाव और फिर एक खौफनाक साजिश में बदल गया। श्वेता इस साजिश का हिस्सा थी, लेकिन हत्या की पूरी प्लानिंग और उसे अंजाम देने में कैनेथ की मुख्य भूमिका रही। उसने कथित तौर पर हर कदम सोच समझकर उठाया और तकनीक का इस्तेमाल अपने अपराध को आसान बनाने के लिए किया। हालांकि यह मामला एक और बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या एआई किसी अपराध का जिम्मेदार हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि एआई केवल सवालों के जवाब देने वाला एक टूल है, लेकिन अपराध की योजना बनाना, उसे अंजाम देना और उसकी जिम्मेदारी लेना पूरी तरह से इंसान का फैसला और उसकी जवाबदेही होती है। तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही अपराधी होता है। फिलहाल श्वेता और कैनेथ दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं।
मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। इस केस का अंतिम सच अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस सिर्फ 3 हत्याओं की कहानी नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि आधुनिक तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतना उसका गलत इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से एआई टूल की मदद से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को, जिसमें एक उसकी मां, एक उसका पिता और एक उसकी बहन थी, तीनों को किस बेदर्दी से मारा और फिर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। और यह सब एआई की मदद से तमाम प्लानिंग की गई कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया जाए, किस तरह से अपराध से बचा जा सके। लेकिन कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और यही सुराग इन दोनों ने भी छोड़ा। फिलहाल ये दोनों अब वहीं पहुंच गए हैं जहां इनका था असली ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। गुनाह की यह वारदात मेरठ शहर से है। मेरठ एक ऐसा शहर जहां एक परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। स्कूल संचालक अतुल कुमार अपनी पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे के साथ रहते थे। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक था। दोनों मिलकर अपना स्कूल चलाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे और एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते थे, जैसा कि इस समय आप अब टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। करीब 7 साल पहले अतुल और दामिनी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों ने अपना अलग संसार बसाया। कुछ साल बाद उन्होंने कृष्णा किड्स प्ले स्कूल शुरू किया, जहां करीब 150 बच्चे पढ़ते थे। जिंदगी पटरी पर चल रही थी, लेकिन इसी बीच स्कूल में एक नया शख्स आता है। वो शख्स था वैन ड्राइवर तुषार। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले उसे नौकरी पर रखा गया। तुषार धीरे धीरे दामिनी के करीब आने लगा। बातचीत दोस्ती में बदल गई, दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी दामिनी का पति अतुल। दोनों ने अतुल को हटाने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि अतुल ने लगभग 20 लाख रुपए का बीमा भी कराया था। योजना यह थी कि हत्या के बाद बीमा की रकम भी मिल जाएगी और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन हत्या करना आसान नहीं था। पुलिस के अनुसार पिछले 1 साल से लगातार यह कोशिश की जा रही थी। पहले अतुल के खाने में नशीली गोलियां मिलाई जाती रहीं। कई बार उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल तक जाना पड़ा। अतुल को शक भी होने लगा कि खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। उसने अपनी मां से भी इस बारे में बात की। इसके बाद एक और कथित कोशिश हुई। पुलिस का कहना है कि कुछ समय पहले अतुल की कार को एक अर्टिगा से टक्कर मारी गई, लेकिन वो फिर भी बच गया। मामला यही खत्म हो गया क्योंकि शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। जब ये सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब कथित तौर पर एक ऐसी योजना बनाई गई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। हत्या का हथियार बनेगा एक जहरीला सांप। तुषार अपने 2 सपेरे परिचितों सोनू और उदय के संपर्क में था। दोनों से 5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ। वारदात वाली रात दामिनी ने कथित तौर पर अतुल को दूध और खाने में नींद की गोलियां देकर सुला दिया। अब अतुल गहरी नींद में सो गया। तब उसे रात करीब 2 बजे उसकी पत्नी ने, रात का वक्त था, करीब 2 बज रहा था, उसकी पत्नी और तुषार दोनों ने पहले से प्लान किया था। तुषार सपेरों के साथ घर के अंदर आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला। डिब्बे में बंद करैत सांप बाहर निकल गया और उसी सांप से सो रहे अतुल को कई बार डसवाया गया। कुछ देर बाद जहरीले सांप ने, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वारदात के बाद सांप को कमरे में ही छोड़ दिया गया ताकि पूरी घटना एक प्राकृतिक हादसा लगे। इसके बाद तुषार और सपेरे वहां से चले गए, जबकि दामिनी अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई।
सुबह जब घर में हलचल हुई तो दामिनी चीखते हुए कमरे से निकली और रोने लगी। उसने परिजनों से कहा कि अतुल को सांप ने काट लिया। कमरे में सांप भी था और अतुल के पैर पर उसके डसने के निशान भी थे। पहली नजर में हर किसी को यही लगा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। दामिनी ने बताया कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वो रात में दूसरे कमरे में सोने चली गई। यही बयान शक की पहली वजह बना। जांच आगे बढ़ी, कॉल डिटेल निकाली गई। उसमें दामिनी और तुषार के बीच लगातार बातचीत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने तुषार को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में वो टूट गया और उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। तुषार के मोबाइल की जांच में डिब्बे में बंद सांप की तस्वीर भी मिल गई। पुलिस का दावा है कि यह तस्वीर उसी सांप से मेल खाती थी जो घटना स्थल से बरामद हुआ था। इसके बाद सपेरे की तलाश शुरू हुई और पूरे मामले की परतें खुलती चली गई। आज यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो यह उन दुर्लभ मामलों में गिना जाएगा जहां हत्या के लिए गोली, चाकू या जहर नहीं बल्कि एक जहरीले सांप का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी दामिनी, कथित प्रेमी तुषार और इस साजिश में शामिल बताए गए सपेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। हालांकि अभी आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी, लेकिन इस घटना ने एक सवाल पूरे समाज के सामने छोड़ दिया कि जिस रिश्ते की नींव भरोसे, प्यार और साथ निभाने की कस्मों से होती है, अगर उसी रिश्ते में विश्वास की जगह लालच, धोखा ले ले तो उसका अंत सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। एक पति ने प्रेम पर भरोसा किया, एक 6 साल के मासूम बच्चे ने अपने माता पिता पर भरोसा किया और एक परिवार ने अपने घर की खुशियों पर। लेकिन जब रिश्ते जहर से भर जाएं तो उनका अंजाम सिर्फ मौत नहीं बल्कि पीछे छूट जाते हैं टूटे हुए सपने, बिखरे हुए परिवार और ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाता। गुनाह की यह वारदात मेरठ से ही है। मेरठ के लोहिया नगर स्थित एमसीसी अस्पताल में एक रात जो हुआ उसने न सिर्फ एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी बल्कि अस्पताल जैसे पवित्र स्थान की आड़ में पनप रहे एक खतरनाक खेल को भी सामने ला दिया। 25 साल की नेहा, ड्यूटी पर तैनात नर्स, अपने पति की मौत के बाद अकेले अपने छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता का सहारा बनी हुई थी। उस रात वो अस्पताल में मृत मिली। कमरे में सल्फर की गोलियां बिखरी हुई थी और एक सुसाइड नोट भी रखा हुआ था। पहली नजर में सबको लगा यह आत्महत्या है, लेकिन जब नेहा के परिजन मौके पर पहुंचे तो उनका कलेजा फट गया। उन्होंने सुसाइड नोट हाथ में लिया और एक बात कही कि यह हमारी बेटी की लिखावट नहीं है, नेहा ऐसी नहीं थी, यह हत्या है। जांच शुरू हुई तो परतें खुलती गईं। पता चला नेहा का अफेयर उसी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी सुरेश के साथ चल रहा था। रिश्ता करीब 7-8 महीने पुराना था। नेहा सुरेश से शादी करना चाहती थी और लगातार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन सुरेश इसके लिए तैयार नहीं था। सुरेश के लिए यह अब मुसीबत बन गया था क्योंकि सुरेश पहले से ही शादीशुदा था। घर, इज्जत, नौकरी सब दांव पर लग गया था। तो उसने एक रास्ता निकाला और यह रास्ता था नेहा को ही रास्ते से हटा दो। और इस काम में उसने अपने करीबी साथी फरहान को भी शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी। उस दिन नेहा ने ड्यूटी के दौरान कहा कि उसे कमजोरी लग रही है। सुरेश के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। वो नेहा को ड्रिप लगाने के बहाने सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गया। वहां पहले से फरहान मौजूद था। ओटी के अंदर ड्रिप की बोतल में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिलाया गया। नेहा को बिना कुछ पता चले वो ड्रिप लगा दी गई और कुछ ही देर में नेहा की सांसें थम गई। लाश को देखकर दोनों डर गए। अब पुलिस को गुमराह करना था। फरहान ने जल्दी जल्दी एक नोटपैड पर सुसाइड नोट लिखा। उसमें नेहा के नाम से पारिवारिक तनाव और डिप्रेशन की बातें लिखी। नोट को लाश के पास रख दिया। सबूत के तौर पर कमरे में सल्फर की गोलियां भी रख दी ताकि लगे कि नेहा ने जहर खाया है। लेकिन परिवार के शक के बाद पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।
फुटेज में साफ दिख रहा है कि नेहा के कमजोरी बताने के बाद सुरेश उसे ओटी की तरफ ले जा रहा है और थोड़ी देर बाद दोनों वहां से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। मोबाइल कॉल डिटेल से सुरेश और फरहान की लगातार बातचीत भी सामने आ गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच बाहर आ गया। पूछताछ में सुरेश टूट गया। उसने बताया कि कैसे शादी के दबाव से बचने के लिए उसने यह खूनी साजिश रची। पुलिस ने घटनास्थल से फर्जी सुसाइड नोट, नोटपैड में इस्तेमाल की गई सिरिंज, जहर का रैपर, कैनूला और नेहा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। सभी चीजें फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। फिलहाल पुलिस ने सुरेश और फरहान दोनों को गिरफ्तार कर वहीं भेज दिया जहां पर उनका असली ठिकाना था, यानी कि जेल। उन पर हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक सवाल पीछे छूट गया। नेहा जो विधवा थी, जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही थी, उसे लगा उसे एक नया सहारा मिल गया है, लेकिन उसी सहारे ने उसकी जान ले ली। सफेद कोट, ड्रिप और ऑपरेशन थिएटर, जिन चीजों से जिंदगी बचानी चाहिए थी, उन्हीं से उसे मौत दे दी गई। तो देखा आपने किस तरह से नेहा के प्रेमी ने उसे मौत दी, और ऐसी मौत जो शायद अब मेरठ में चर्चा का विषय बनी हुई है। नेहा तो एक सहारा चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी कुछ और चाहता था जो वो पा चुका था, और अब उसके लिए नेहा महज एक खिलौना रह गई थी। लेकिन जब उसे लगा कि अब ये गले की फांस बनने वाली है, तो उसने उसे रास्ते से हटाने की जो साजिश रची, उसका खुलासा होने पर न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि मेरठ के लोग और नेहा का परिवार भी हैरान है। गुनाह की यह वारदात नवी मुंबई से है। 11 महीने तक गायब रहा पति, और फिर खुला ऐसा राज जिसने सबको दहला दिया। एक पति अचानक लापता हो जाता है और पत्नी कहती है कि वो घर छोड़कर चला गया है। परिवार इंतजार करता रहता है, लेकिन करीब 11 महीने बाद जो सच सामने आता है वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। यह कहानी है महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एरोली इलाके की, जहां रहने वाली 50 वर्षीय बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जी रहे थे। बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो जल्द ही एक खौफनाक हत्याकांड में बदलने वाला था। बलिराम की पत्नी सुनीता के घरसोली निवासी ऑटो चालक राहुल प्रजापति से प्रेम संबंध हो गए थे। जब बलिराम को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध करना शुरू किया। यही विरोध दोनों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया, और इसी रुकावट को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची गई। तारीख थी 9 अगस्त 2025 की रात। पहले दोनों बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया। रात गहराई, घर में सन्नाटा था और बलिराम गहरी नींद में सो रहा था। इसी दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप है कि हत्या के बाद पहचान मिटाने के इरादे से शव के 3 टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बोरियों और चादरों में लपेटकर ऑटो रिक्शा से नवी मुंबई से गवली देव पहाड़ी के जंगल में ले जाकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। अगले दिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पत्नी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसका पति घर छोड़कर कहीं चला गया है। कुछ समय बाद उसने पुराना मकान किराए पर दे दिया और दोनों बच्चों के साथ अपने प्रेमी के साथ नए मकान में चली गई। परिवार को यही विश्वास दिलाया जाता रहा कि बलिराम किसी दिन वापस लौट आएगा, लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। करीब 8 महीने बाद बलिराम का भाई उससे मिलने आया। जब उसने बार बार पूछा कि बलिराम कहां है, तो उसे हर बार अलग अलग जवाब मिला और यहीं से शक गहराया और उसने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। अब जांच शुरू हुई। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड के कॉल डिटेल खंगाले, तकनीकी साक्ष्यों और दोनों संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की। पूछताछ के दौरान दोनों बार बार बयान बदलते रहे। आखिरकार दोनों टूट गए और कथित तौर पर पूरी साजिश
कबूल कर ली। अब पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर गौलीदेव पहाड़ी के जंगल में बलिराम के अवशेषों की तलाश कर रही है। हालांकि घटना के लगभग 11 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह शायद बेहद मुश्किल है। अदालत ने फिलहाल दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। एक घर, एक परिवार और एक प्रेम संबंध, और फिर एक ऐसा कत्ल जिसे छुपाने की कोशिश लगभग साल भर चलती रही, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। तो देखा आपने गुनाह की इस वारदात में किस तरह से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करीब 1 साल पहले अपने पति की हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए और फिर उसे फेंक दिया। आज तक उस पति के टुकड़े के जो अवशेष हैं वो बरामद नहीं हो सके। इतनी खौफनाक साजिश एक प्रेम संबंध के चलते वो औरत जो पहले से शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। और आखिर में वो वहीं पहुंच गई जहां ऐसे लोगों का होता है असली ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। फिलहाल अब दोनों से पूछताछ की जा रही है, वो रिमांड पर है और जल्द ही पुलिस चाहती है कि शव के वो टुकड़े मिले, जिससे कि इन दोनों आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो गुनाह के आज के एपिसोड में यहीं तक। इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से अपने ही अपनों के कत्ल की साजिश करते हैं, अपने ही अपनों का कत्ल करते हैं और फिर उस कत्ल को छुपाने के लिए एक बड़ी और खौफनाक साजिश रचते हैं। लेकिन हर बार की तरह गुनहगार पुलिस से बच नहीं पाता और हो जाता है गिरफ्तार, और वहीं पहुंच जाता है जहां पर ऐसे गुनहगारों का होता है असली ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। हमारा उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है, जिससे कि आप अपने आसपास रहने वाले इस तरह के गुनहगार से बच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।